अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर आपका है 90। अपने लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज यील्ड जो है वो पढ़ ली थी और मैंने आपको इन द एंड हमारे पास आ गया था परसेंटेज यील्ड जो है वो हम कैसे फाइंड करते थे बेटे। एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड जो है, और जो इसका वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। ठीक है, एक्चुअल यील्ड क्या होती है वो हमने डिटेल से पढ़ लिया था, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है उसकी भी डेफिनेशन हमने कर ली थी। आज हम ये एक सैम्पल करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे। सैम्पल प्रॉब्लम हमारा है कि परसेंटेज यील्ड जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। सैम्पल प्रॉब्लम 4.20 आपकी है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ परसेंटेज यील्ड। Aspirin C9H8O4 is prepared by heating salicylic acid C7H6O3. Molar mass is 138.12 gram per mole and acetic anhydride C4A6O3 molar mass is 163.93 gram per mole. इक्वेशन आपको दी हुई है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एस्पिरिन। मोलर मास दिया हुआ है। व्हेन 3 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज हीटेड विद 6 ग्राम ऑफ CH3CO2O, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड व्हेन एक्चुअल यील्ड इज 3.15। आपसे उन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछ लिया, उन्होंने पूछा है कि आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, एक्चुअल यील्ड उन्होंने आपको बता दी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर भी बेटे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए गए हैं। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो दी हैं। ठीक है, पहले हम वो सारा अपना क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो बेटे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अंडरलाइन करें, एस्पिरिन को अंडरलाइन करें आप लोग। एस्पिरिन यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल फार्मूला ऑफ एस्पिरिन। तो आपकी पूरी बुक की जो थ्योरी है उस पर इस चैप्टर में एस्पिरिन का फार्मूला नहीं लिखा हुआ, वो यहाँ पे लिखा है, इसको अंडरलाइन करो, ये आपने याद करना है। सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है वो आपने याद करना है, और एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपने अच्छी तरह से, ये 3 फार्मूलाज हैं, 3 इनके जो हैं वो केमिकल नेम जो है एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड, और इनके जो है मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो हैं आगे लिखे हुए हैं। ये तीनों के तीनों आप अंडरलाइन करें, ये आपने याद करने हैं, ये आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। सिंपल नाम भी पूछ सकते हैं कि इनके फार्मूलाज राइट करें, या ऐसे भी आ सकता है फार्मूला लिखा और आपने इनके नेम जो हैं बेटे वो बताने हो। जब ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कौन से बनेंगे, एस्पिरिन बनेगी और साथ एसिटिक एसिड CH3COOH बेटे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चारों किस चीज़ की हैं, तो आपने जो है बताना है, पहले आपने जो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। आपको उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने आपको जो है एक्चुअल यील्ड भी दी हुई है लेकिन आपको थ्योरेटिकल यील्ड नहीं दी। इसका मतलब है पहले हम ये फाइंड कर लेंगे, जब ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी थ्योरेटिकल यील्ड भी, फिर हम इसको इस इक्वेशन में इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। सिंपल यहाँ पे आपने क्या किया, फार्मूला लिखा, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, एस्पिरिन एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, 1 मोल 1 मोल और 1 मोल, और ये इनके नीचे जो है मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं बेटे वो लिख दिया। मॉलिक्यूलर मासेस कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको पूरा इसका प्रोसीजर जो है वो बताया हुआ है। 1 मोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो है वो कितनी एस्पिरिन बेटे प्रोड्यूस करेगा, 1। मैस ऑफ सैलिसिलिक एसिड कितना आपको दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड कितने हैं, हम क्या करेंगे, जितना आपको सैलिसिलिक एसिड दिया हुआ है उसको उसके मॉलिक्यूलर मैस से आपने डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये आगे। फिर मैस ऑफ सैलिसिलिक एसिड कितना है, हो गया हमारे पास 6 ग्राम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, नंबर्स ऑफ मोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसको 6 को इस पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बेटे इस अगर देखो तो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड जो है वो क्या किस कंडीशन में है बेटे, सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे पास जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और जो एसिटिक एनहाइड्राइड यानी कि CH4 ये वाला ये जो है एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, ये लिमिटिंग है, ये एक्सेस है। ठीक है,
आगे आप लोग अगर नेक्स्ट चलोगे तो आपको 0.22 मोल जो हमने भी फाइंड आउट किया सिलिकिक एसिड कितनी एस्पिरिन प्रोड्यूस करेगा 0.22, क्योंकि दोनों 1 मोल थे इसीलिए जो है ये सेम आएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड हम कैसे फाइंड करेंगे, मास ऑफ सैलिसिलिक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, 3 आपने भी फाइंड किया था, ये मोलर मास है, डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू बेटे ये आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि 0.22 मोल सैलिसिलिक एसिड कितनी एस्पिरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी 0.022। ठीक है, यानी कि सिमिलर है, दोनों में सेम है, ऊपर भी सेम है, जब 1 थी तब भी सेम थी। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है मास ऑफ एस्पिरिन। मास ऑफ एस्पिरिन कैसे करेंगे, जो हमारा ये मोल है एस्पिरिन का उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से आप लोग करोगे और आपके पास ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 3.96। अब एक्चुअल यील्ड आपको दी हुई थी, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड कर ली। जो आपकी इक्वेशन थी परसेंटेज यील्ड की वो पुट करोगे आप लोग, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका क्या आ जाएगी, डिज़ायर वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आपकी क्या है, आपने परसेंटेज फाइंड की है, परसेंटेज का बेटे कोई भी यूनिट नहीं होता। ये हमारा एक सैम्पल प्रॉब्लम था। इसके बाद अगर आप देख लो तो यहाँ पे आपको बेटे एक क्विक क्विज दिया हुआ है, क्विक चेक 4.10। When limestone CaCO3 is roasted, quick lime CaO is produced according to the following equation: CaCO3 CaO CO2 बनता है। CaCO3 क्या चीज़ है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका नाम क्या है, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, जब ये रोस्ट किया जाता है तो इस क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, CaO बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका नेम क्या है, इसको हम क्विक लाइम कहते हैं, और साथ आपके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक्चुअल यील्ड CaO की कितनी दी हुई है, 2.5 दी हुई है। जब 4.5 ऑफ लाइमस्टोन जो है रोस्ट होगा, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ दिस रिएक्शन, आपने इस पूरे अपने रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जो है बेटे वो फाइंड करनी है। एक्चुअल आपको दी हुई है, इसका मतलब है थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास नहीं है, वो भी फाइंड अप करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जो हमने पहले ऊपर एग्जांपल की उसी से मिलता जुलता जो है नीचे आपको क्विक चेक दिया गया। अब मैं आपको क्विक चेक करवाऊंगी। क्विक चेक कौन सा हम कर रहे हैं, क्विक चेक 4.10। यहाँ पे आप एज यूजुअल हेडिंग देंगे क्या बेटे, क्विक चेक, CHECK, क्विक चेक 4.10 हमारा है। ठीक है, क्विक चेक हम क्या करने लगे हैं, 4.10। ठीक है, 4.10 में आपको क्या चीज़ दी हुई है, आपको बेटे जो है आपका क्या दिया हुआ है, वो जो हमें एक रिएक्शन दिया गया। पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगी बेटे, हम यहाँ पे रिएक्शन जो है वो मेंशन करेंगे। हमारा रिएक्शन क्या है, CaCO3 जब इसको रोस्ट किया गया, व्हेन इट रोस्टेड यानी कि लाइमस्टोन, तो आपके पास क्या बनता है, क्विक लाइम CaO प्लस CO2। ये हमारा डिज़ायर जो है वो रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे बेटे, हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमारे पास ये जो CaO दिया हुआ है ये कितना दिया, 2.5, और लाइमस्टोन जो है वो कितना दिया हुआ है, 4.5 kg दिया हुआ है। ठीक है, अब हम एक्चुअल यील्ड हमें क्या दिया गया, एक्चुअल यील्ड यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ACTUAL, एक्चुअल यील्ड ऑफ CaO जो गिवन है हमें कितनी है, 2.5 kg। ठीक है, ये हम लोग गिवन लिख रहे हैं, और आपको क्या दे दिया है, मास ऑफ लाइमस्टोन, यानी कि CaCO3 का मास भी आपको गिवन है, वो भी आप यहाँ पे राइट कर लो। CaCO3 का मास जो है वो बुक में कितना दिया हुआ है हमें, 4.5 kg दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं बेटे, गिवन है। अब हम चलेंगे अपने सॉल्यूशन की तरफ। पहली चीज़ आपने क्या फाइंड करनी है, हमने यहाँ पे अपना गिवन लिख लिया, ये तीनों चीज़ें हमें गिवन थी। हम क्या फाइंड करेंगे, मोलर मास। मोलर मास आप लोग फाइंड करोगे पहले CaCO3 का, वो कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको उसका पूरा तरीका बताया हुआ है। Ca का 40.08, कार्बन का कितना होता है 12.01 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 16, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटे 16 एंड 3 होता है, तो यहाँ पे हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे।
जब आप इसको मल्टीप्लाई करके तीनों को प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 100.09 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, ये आपका जो है मोलर मास आ गया CaCO3 का। अब आपने क्या करना है, मोलर मास हमने फाइंड कर लिया, हमारा 100 आ गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करने हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे ना बेटे, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ CaCO3। ठीक है, क्लियर हो गया। CaCO3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 आपने फाइंड करने हैं। पहले आप लोगों को जो मैथ दिया हुआ है ना, वो आपको क्या दिया बेटे 4.5 दिया हुआ है। इसको पहले आप लोगों ने ग्राम में कन्वर्ट कर लो। 4.5 जो केजी आपको दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ग्राम में आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर लोगे कैसे, 4.5 kg मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम पर केजी। ठीक है, तो ये हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी डिज़ायर बेटे, हमारी वैल्यू आ जाएगी 4500 ग्राम। यानी कि 4.5 kg में दिया हुआ था, तो मैंने इसको ग्राम में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब हम अपना डिज़ायर जो हमारी ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हमने फाइंड करना था, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ CaC3 कितना दिया हुआ है हमें 45, ये आया था हमारा ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या था मोलर मास ऑफ CO3। मोलर मास कितना आया था अभी मैंने फाइंड किया है, यहाँ पे क्या था 100.09। ठीक है, ग्राम पर मोल। इन दोनों को जब डिवाइड किया जाएगा तो बेटे हमारी डिज़ायर अमाउंट क्या आ जाएगी, आपकी डिज़ायर वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 44.96 मोल जो है, ये आपकी डिज़ायर वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है थ्योरेटिकल यील्ड। वो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 मोल ऑफ जो 1 मोल बेटे, जैसे पहले आपका एग्जांपल है, यानी कि 1 मोल ऑफ CaCO3 जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CaO अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जो ऑफ CaO जो हमने अभी फाइंड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे, मैं इधर नंबर बस लिख देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, और ये किसके इक्वल हैं, ये इक्वल हैं 44.96 मोल के। ये अभी हमने फाइंड किया। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको हमने मोलर मास अब फाइंड करना है, किसका है, हम फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ CaO। Ca क्या है 40.08 प्लस क्या कर लोगे 16 जब प्लस करेंगे तो हमारी डिज़ायर वैल्यू क्या आ जाएगी 56.08 ग्राम पर मोल आ जाएगी बेटे। क्लियर हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मोलर मास फाइंड कर लिया CaO का। अब हमने फाइंड करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, वो आपको नहीं दी गई थी। यील्ड आप लोग फाइंड करेंगे YEILD ऑफ CaO, ये आपको गिवन नहीं थी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड करते हैं, उसका जो फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे वो आप करोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ CaO। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 44 आया था ना आपका मोलर मास अभी,
हमने फाइंड किया था, तो क्या वैल्यू आई थी बेटे उसकी? हमारी वैल्यू आई थी 44.96 मोल मल्टीप्लाई बाय 56, हमने भी फाइंड किया था 56.08 ग्राम पर मोल। जब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? 2.521 जो है ये हमारी वैल्यू होगी, ठीक है, केजी। या अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो ग्राम में ये क्या वैल्यू हो जाएगी? 2521.12 ग्राम। ग्राम में ये वाली वैल्यू होगी, किलोग्राम में ये वैल्यू होगी। मैंने कन्वर्ट करके भी आपको दिखा दिया। अब हम आते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। हमने क्या फाइंड करना है? परसेंटेज यील्ड, परसेंट एज यील्ड, ठीक है, ये हमने फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में हमें दी थी। परसेंटेज यील्ड किसके इक्वल होती है? एक्चुअल, नज़र आ रही है बेटे? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय THEORETIC थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ये इक्वेशन हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। अब जस्ट आपने क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। एक्चुअल यील्ड आपको क्वेश्चन में दी हुई थी बेटे, गिवन थी, कितनी हमें दी थी? 2.5। एक्चुअल यील्ड की जगह मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पे 2.5 लिखूंगी। थ्योरेटिकल यील्ड अभी हमने फाइंड आउट की है, क्या हमने फाइंड की है? 2.521। ये भी केजी में थी, इसलिए इसको भी हमने क्या कर लिया था? केजी में कन्वर्ट कर लिया था। मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। तो बेटे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आपकी डिज़ायर वैल्यू जो है वो आ जाएगी 99.2%। इज़ दैट क्लियर? ये आपका जो है क्विक क्विज जो है वो हमारा आ गया। किसका? 4.10 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। आपको जो है क्वेश्चन में बेटे एक ये दिया हुआ था, ठीक है, रिएक्शन दिया हुआ था। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन आपको एक्चुअल यील्ड बताई हुई थी और मैथ्स बताया हुआ था, और हमने क्या करना था? परसेंटेज फाइंड करनी थी। परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे इस क्वेश्चन में थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो नहीं दी हुई थी, तो हमने क्या किया? पहले थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो फाइंड की, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए ये सारा कुछ हमें फाइंड करना पड़ा, ठीक है। फाइंड करने के बाद हमने जस्ट जो है बेटे उसकी वैल्यू पुट की, और आपकी परसेंटेज क्वेश्चन की आ गई 99.2% जो है वो आपकी डिज़ायर वैल्यू जो है बेटे वो आ गई। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने जो है अपने अपने रजिस्टर्स में, जिसमें सारे चैप्टर के आप लोग उतार रहे हो, इसको भी आपने वहीं पे बेटे जो है उतार लेना। इस डेट के लिए बहुत ईजी था। मेन चीज़ क्या होती है कि आपको बेटे एक तो पहले, सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है? इक्वेशन लिखनी होती है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने डिज़ायर जो आपको जो डाटा दिया होता है ना, डाटा पुट करो। उसके बाद आप लोग अपना क्वेश्चन जो है वो शुरू किया करो, और सारी जो इक्वेशंस होती हैं, जो फार्मूलाज होते हैं, वो पुट करते जाओ, ठीक है बेटे। जितना आपका क्वेश्चन ठीक होगा उसके एटलीस्ट आपको ज़रूर मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है ना कि मेरा एंड से आंसर गलत है तो एंड वाले के मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन जो स्टार्ट में आपने किया होगा उसके मार्क्स तो आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन आता होता है उतना अटैम्प्ट ज़रूर करते हैं। ये नहीं है कि थोड़ा सा आता है तो क्वेश्चन छोड़ के पेपर में आ जाना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। अच्छा जी, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 4.9 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिक्योमेट्री इन प्रोडक्शन एंड डोजेज ऑफ मेडिसिन। स्टिक्योमेट्री हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा बेटे, इसकी मेडिसिन्स की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, वो सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे। वाइल प्रिपेयरिंग रिक्वायर्ड डोज ऑफ मेडिसिन, द ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट in a medicine is essential to produce desired effects in the patient. Stoichiometry ensures the accuracy of drug synthesis. Any deviation can result in incomplete reaction or contamination with unreacted reactant or by the byproducts. Stoichiometry allows chemists to precisely control chemical reaction to produce drug and to ensure its efficiency, effectiveness and safe use. बेटे जितनी भी मेडिसिन्स की फील्ड्स हैं, जो मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, ठीक है, जब भी उनकी प्रिपरेशन होती है तो उसमें क्या होता है? जो इंग्रेडिएंट्स, आप जब भी कोई मेडिसिन लेते हो तो मेडिसिन के बाहर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं ना, चाहे वो कुछ सिरप हो, चाहे वो टैबलेट्स हों, जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं बेटे वो मेडिसिन्स के लिए असेंशियल होते हैं, ठीक है ना। तो उन इंग्रेडिएंट्स की एक ऑप्टिमम अमाउंट जो है वो यूज़ की जाती है।
जो डिज़ायर इफ़ेक्ट्स के लिए कि पेशेंट में वो डिज़ायर इफ़ेक्ट आ सकें, तो वो इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट क्या होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एक ऑप्टिमम जो है वो इंग्रेडिएंट्स की अमाउंट होती है, ठीक है। स्टिक्योमेट्री जो है वो इंश्योर करता है ड्रग बनाने में एक्यूरेसी को जो है बेटे वो इंश्योर करता है। और अगर कोई भी आपका रिएक्शन इनकम्प्लीट हो जाए या आपकी जो है रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाए या प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए, तो उसमें क्या आ जाता है, या अनरिएक्टेड जो है वो रिएक्टेंट आपके रह जाएं, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सिंथेसिस होगी उसमें कंटेमिनेशन आ जाएगी और आपका ड्रग जो है, जो आप डिज़ायर ड्रग बना रहे थे, वो आपका ड्रग क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि वो इस्तेमाल के काबिल जो है वो नहीं रहेगा। तो जितनी भी ड्रग इंडस्ट्री है वहाँ पे इस चीज़ की इंश्योरिटी की जाती है, वहाँ पे स्टिक्योमेट्री जो है उसको अप्लाई किया जाता है ताकि केमिस्ट जो हैं वो कंट्रोल केमिकल रिएक्शन जो है वो एक करें, प्रिसाइज आपका रिएक्शन हो, ठीक है। जितने आपने रिएक्टेंट को कंबाइन करना है, जो डिज़ायर आपके प्रोडक्ट बनने चाहिए, बिल्कुल आपकी प्रिसाइज जो है वहाँ पे मेजरमेंट हो। और इसकी ये तमाम चीज़ें जो हैं बेटे स्टिक्योमेट्री की वजह से जो है इसमें पूरी की पूरी हेल्प जो है वो ली जाती है और इससे जो है इस चीज़ की इंश्योरिटी होती है कि आपकी जो ड्रग बन रही हैं उनकी एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस और उनका जो यूज़ है वो बिल्कुल ठीक है और सेफ़ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस, यानी कि जो मेडिसिन की फील्ड है उसमें स्टिक्योमेट्री जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फ़ायदा क्या है। Stoichiometry is very important in the field of medicine and used to in the preparation of antibodies. The stoichiometry ensure that each dose matches the active ingredient and target bacteria to determine the cholesterol level in the blood of patient. Cholesterol is a form of fat that is not all bad. However, cholesterol can have harmful effect. Number 3, to determine the glucose level in the blood of diabetic patient. Use of insulin relies on the stoichiometry to precise control of blood sugar level. To determine the steroid and other stimulants in the urine of athlete use steroid and other stimulant to enhance performance and increase strength. To determine the concentration of viral antigens in the preparation of vaccine for effective result. To determine the amount and number of drugs to give a dosage to a patient. The medicine has no effect when given in small amount and can cause toxic state or death when given in large amount. Paracetamol is used as a painkiller and to decrease fever, and overdose may result in blood thinning, organ damage and severe liver damage. हमें liver damage, मैंने अभी जो टॉपिक रीड आउट किया है, मैंने क्या टॉपिक रीड आउट किया कि जो स्टिक्योमेट्री है उसकी मेडिसिन्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है बेटे, इसको मैंने सारा भी रीड आउट किया। अब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो है हम इसके सिग्निफिकेंस या इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसको मैं आपको बताती जाऊंगी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है कि जब एंटीबॉडीज़ बेटे प्रिपेयर की जाती हैं तो वहाँ पे स्टिक्योमेट्री का जो है यूज़ किया जाता है। स्टिक्योमेट्री जो है वो क्या करती है कि वहाँ पे हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को जो है वो यूज़ करते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जो कि डायरेक्ट जो है वो बैक्टीरिया को टारगेट करें और बैक्टीरिया के कल्चर को ख़त्म कर दें या उसका इफ़ेक्ट जो है उसको ख़त्म कर दें। दूसरी चीज़ आपके पास क्या आती है कि जो पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए भी स्टिक्योमेट्री जो है वो यूज़ होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है बेटे आपको पता है कि किसकी फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। तमाम का तमाम कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं होता, बैड नहीं होता। हर चीज़ की एक लेवल है बेटे, एक ऑप्टिमम लेवल है, उस लेवल से अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिटरमिन करना है, जो हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्लड के सैंपल्स लेते हैं जो पेशेंट के, तो उसमें भी जो है आपकी स्टिक्योमेट्री ही जो है वो यूज़ हो रही होती है। थर्ड इज़ टू डिटरमिन द ग्लूकोज लेवल। डायबिटिक पेशेंट क्या होते हैं, जिन आम लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जिन पेशेंट को शुगर है, यानी कि शुगर की डिजीज़ है, उसको हम लोग डायबिटिक कहते हैं शुगर को। तो शुगर के पेशेंट्स में ग्लूकोज लेवल चेकआउट करने के लिए स्टिक्योमेट्री जो है बेटे वही यूज़ हो रही है।
यूज़ ऑफ इंसुलिन जो है, जो इंसुलिन ही इसके अगेंस्ट जो है वो मेडिसिन यूज़ होती है ना, तो इंसुलिन जो है वो भी स्टिक्योमेट्री की को बेस करके जो है बनाई जाती है, और उसकी एक प्रिसाइज जो लेवल है वो पेशेंट को जो है वो दिया जाता है। उसके बाद क्या है कि बॉडी के अंदर स्टीरॉयड, स्पेशली इन द यूरिन ऑफ एथलीट जो हैं, जो गेम्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, रेसिंग में, यानी और भी डिफरेंट गेम्स हैं, जो एथलीट्स जो होते हैं उनके यूरिन में बेटे स्टीरॉयड की अमाउंट को चेक करने के लिए जो है यहाँ पे भी स्टिक्योमेट्री जो है वो यूज़ की जाती है। एथलीट जो है उनको स्टीरॉयड दिए जाते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है और जो उनकी स्ट्रेंथ है उसको जो है इन्हांस किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, स्टीरॉयड जो हैं वो एथलीट यूज़ करते हैं एज ड्रग या एज मेडिसिन। उससे क्या होता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर क्या है कि वायरल एंटीजेंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए भी स्टिक्योमेट्री का जो है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब वैक्सीन प्रिपेयर की जाती हैं तो वहाँ भी बेटे जो है वो स्टिक्योमेट्री जो है उसी को यूज़ किया जाता है, उसकी प्रिसाइज केमिकल रिएक्शन जो है वो किए जाते हैं, और उससे जो है वैक्सीन जो है बेटे वो प्रिपेयर की जाती है। इन द एंड क्या है कि हम लोग जो भी पेशेंट को जो ड्रग्स देने हैं उसकी अमाउंट और उसका नंबर जो है वो भी स्टिक्योमेट्री से डिटरमिन किया जाता है। कोई भी मेडिसिन जब भी किसी पेशेंट को दी जाती है तो डॉक्टर सिर्फ बेटे मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता, डॉक्टर ये भी बताता है कि आपने कितनी मेडिसिन कितनी दफ़ा दिन लेनी है, कितने कितने गैप से लेनी है, और कितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसकी दी हुई अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको उसके बैड इफ़ेक्ट होंगे, वो आपके लिए जो है वो एक टॉक्सिक स्टेट बन जाएगा, और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। कॉमन एग्जांपल आपको दी हुई है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो कॉमन पेन किलर के तौर पे भी यूज़ की जाती है, और एज डिक्रीज फीवर, अगर आपको टेम्परेचर हो जाए तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी जो है बेटे वो पैरासीटामोल यूज़ कर जाती है। लेकिन अगर पैरासीटामोल की जो कंसंट्रेशन है वो आप बढ़ा दो, उसकी अमाउंट जो है ओवरडोज अगर आप ले लो, तो उससे क्या होगा, आपका ब्लड जो है वो थिन होना शुरू हो जाएगा, आपके ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, और आपका लिवर जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डैमेज हो जाएगा। अगर आप रूटीन में, मतलब अक्सर लोगों में मैंने आदत देखी है कि बाजू में दर्द है पैरासीटामोल लो, लेग में पेन हो रही है पैरासीटामोल, लोग रूटीन में पैरासीटामोल ले रहे हैं। तो ये जो पैरासीटामोल की जो अमाउंट आप लोग इतनी ज़्यादा लेना शुरू कर देते हो विदाउट प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर जो है लेते हैं, तो उससे जो है आपके अंदर जो है वो ऑर्गन डैमेज होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो बेटे ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ लिए, हमने पढ़ लिए सिग्निफिकेंस पढ़े स्टिक्योमेट्री के इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन की फील्ड में स्टिक्योमेट्री जो है वो किस तरह जो है इम्पोर्टेंस जो है वो रखती है, वो सारा मैंने आपको बताया। कि जब भी रिक्वायर्ड मेडिसिन की डोज जो है वो प्रिपेयर की जाती है तो डिज़ायर उसके इफ़ेक्ट देखने के लिए हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेसी आए। ठीक है, और वो एक्यूरेसी किसकी वजह से आती है, स्टिक्योमेट्री की वजह से आती है। ये सारे सिग्निफिकेंस मैंने आपको पढ़ा दिए। इस सिग्निफिकेंस के साथ ही बेटे हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इस पूरे चैप्टर में हमने चैप्टर की थ्योरी कम थी, जस्ट इसमें क्या थी, आपकी डेफिनेशंस थी और उनके बाद उनकी इक्वेशंस थी। ठीक है, और इसमें न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा थे, सैम्पल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा थी इसमें, और इसमें क्विक चेक भी आपको 10 क्विक चेक जो हैं, अभी लास्ट हमने 4.10 किया है। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, आपने ये तमाम के तमाम क्विक चेक जो हैं बेटे ये करने हैं, ये आपके पेपर में आते हैं, इनको आपने छोड़ना नहीं है। सिर्फ ये नहीं कि एक्सरसाइज वाले कर लो और इनको आप लोग चॉइस पर छोड़ दो, इस तरह नहीं करना, ये भी करने हैं। और मैंने आपको सारे के सारे ये करवाए हैं, कोई भी ऐसा क्विक चेक नहीं है जो कि मैंने आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर दे दिया हो कि आप लोग खुद करें। मैंने खुद आप लोगों को करवाए ताकि आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाए और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे, चैप्टर हमारा हो गया है ख़त्म। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में अगेन नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेटे,
टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फर्स्ट ईयर, अल्लाह हाफिज़।